मनोज बाय बाय, मनोज टाटा, हाथ आया टाटा, मनोज टाटा, देखो जाओ नहीं तो रिंकिया के पापा जाओ। शर्मा जी, जिस तरह से उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार हो रहा है, क्या माहौल है उत्तर पूर्वी दिल्ली का? अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो क्या रुझान आ रहे हैं? देखिए जी, अब आपने एक बात जो सबसे पहले बोली, मैं सबसे पहले तो उसी को करेक्शन करना चाहूँगा। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, अब इसमें से आप मनोज तिवारी निकाल दीजिए, सिर्फ कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार, वर्सेस वाला मसला ही खत्म हो गया। अब तो वर्सेस वाला मसला खत्म हो गया। कन्हैया कुमार जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। कन्हैया कुमार आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, संसद में आ रहे हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली के आने वाले सांसद हैं। मनोज तिवारी गए, हो गए, उनका पैकअप हो गया। बैकअप कहाँ से हो गया? 2 बार तो यहीं से जीते हैं ना वो। हाँ ठीक है जी, 2 बार जीते हैं तो इसका मतलब क्या, कोई 2 बार अगर जीतने के बाद क्या दुनिया हारती नहीं है? अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं, सब हार जाते हैं। मनोज तिवारी कोई बहुत बड़ी दैवीय शक्ति थोड़ी है, कोई दैवीय शक्ति थोड़ी है कि 2 बार जीत के तो तीसरी बार भी जीतेंगे। दुनिया 5-5 बार जीत के हार गई। वहाँ पे थे ज्योति बसु, थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, 25 साल तक उन्होंने राज करा, लगातार जीत के आते थे, उसके बावजूद भी वो हार गए, टीएमसी आ गई। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, हारना कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर 2 बार जीत गया तो वो हारेगा ही नहीं, वो भी हारेगा, सब हारते हैं, और ये भी हार गए इस बार। लेकिन कह रहे ना कि हम तो इतनी खतरनाक उनको चुनाव हराएंगे कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ना ही भूल जाएंगे आगे से। ठीक है जी, हमारे अंदर वो बैठ के कुछ भी दावे कर सकते हैं, ज़मीनी हकीकत पे आके देखो ना, असली हकीकत क्या है। आप आगे देखो, आप वोट मांगो ना, मांग के दिखाओ आप वोट। आपने पीछे एक वीडियो देखा होगा, बाकायदा है कि वो चैनल कवर कर रहा था वीडियो को, कन्हैया कुमार इसके मनोज तिवारी जी की रैली चल रही थी, भगवा डाल के वो चल रहा था, बीजेपी का पट्टा डाल के चल रहा था गले में, और उससे रिपोर्टर ने साइड में जाके सवाल पूछा कि यार आए हुए तो हम इनके बाद, लेकिन वोट किसको दोगे? वोट तो मेरा कन्हैया कुमार को ही जाएगा। तो भाई ये क्या कर रहे हो कि रैली में तो, हाँ जी इसमें तो मैं आया हूँ, कोई बात नहीं, पैसे मिले हैं, लेकिन मेरा वोट तो कन्हैया कुमार जी को जाएगा। और बाकायदा उसने वो पट्टा डाल रखा था बीजेपी का, तब उसके ये बयान थे, तो आप खुद ही इस बात से समझ लीजिए। जरूरी थोड़ी कांग्रेस की चाल हो सकती है ना इसके पीछे भी। अब आप चाल समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, अगर चाल है तो कामयाब है। चाले अगर आप लोग चलते हैं तो चाले हम भी चल सकते हैं, अगर आप इसको चाल का रूप देते हो तो। लेकिन वो हकीकत थी, सच्चाई थी। और आप इस मामले में देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डरते नहीं हैं। जो लोग डरते नहीं है वो खुला खुला बोल देते हैं। अच्छा, मुझे बात बताइए, कन्हैया कुमार शीला दीक्षित से बड़े नेता हैं या नहीं है? किससे? शीला दीक्षित से। देखिए जी, शीला दीक्षित जी का अपना कद था, दोनों का कंपैरिजन नहीं करते। शीला कर सकते हैं ना, शीला दीक्षित का बहुत बड़ा कद था, है ना? उनको 3 बार मुख्यमंत्री नहीं थे। हाँ, लेकिन उनको भी तो हराया ना किसने? मनोज तिवारी ने। वही तो मैं आपसे अभी 2 मिनट पहले तो मैंने आपसे बात कही है, देखिए 25 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी नेता को हराने वाला वो कहाँ कन्हैया उनके आगे टिक पाएंगे? देखिए हारने की बात आती है। आप अगर इसी पर थोड़ा सा हम पलट के देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े नेता, आडवाणी जी बहुत बड़े नेता, मानते हैं इस बात को? 84 के चुनाव में दोनों ही दोनों हार गए थे। क्यों हार गए थे? 84 के चुनाव में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, बीजेपी को मात्र 2 सीट मिली थी, एक कर्नाटका से मिली थी और एक यूपी से कहीं से मिली थी, शायद यूपी से या किसी और जगह से मिली थी, मात्र 2 सीट। और वो दोनों सीटें ऐसी थी कि वो लोकल कैंडिडेट से वहाँ के वो जीते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता वो भी हार गए थे, आडवाणी जैसे दिग्गज नेता थे वो भी हार गए थे। तो ये हार जीत तो चलती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर उन्होंने शीला दीक्षित जी को हराया तो कोई बात नहीं, लहर चलती है, कोई हारा कोई जीता, गीता का उसूल है, जो आज तुम्हारा कल किसी और का होगा, परसों किसी और का हो जाएगा बस। तो लेकिन फिर भी मनोज तिवारी की ही जा रही है अभी थी। मैं बार बार इस बात को करेक्शन करूंगा, थी 15 साल शीला दीक्षित जी ने राज करा, उसके बाद ठीक है आम आदमी पार्टी आ गई या मनोज तिवारी जी ने उन्हें हरा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि हमेशा के लिए सीट उनकी हो गई ना। हमेशा के लिए कोई चीज़ कभी किसी की रहती है ना, कभी रही है ना कभी रहेगी। कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग तो बोला जा रहा है ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना है, 12-13 टुकड़े होंगे, ऐसे ऐसे नारे लगाया करते थे। झूठ की दुकान चलाने वाली बीजेपी इस बात को उठाती है। कन्हैया कुमार जी के ऊपर बाकायदा टुकड़े टुकड़े का ये आरोप लगा था। दिल्ली सरकार ने अपनी कमेटी बिठाई, क्लीन चिट दी। दिल्ली पुलिस ने अपनी कमेटी बिठाई, क्लीन चिट दी। उसके बाद बाकायदा सीबीआई इंक्वायरी, उसने क्लीन चिट दी। देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए कोई परमिशन नहीं दी, एलजी साहब ने भी नहीं दी, कहीं से कोई परमिशन नहीं मिली। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। फिर क्या रह गया? अब अगर आप कोर्ट को भी नहीं मानते, कोर्ट का भी सम्मान नहीं रखते, अपनी ही दिल्ली पुलिस जो कि बाकायदा एलजी साहब के अधीन काम करती है, उसकी भी आप सम्मान नहीं करते, दिल्ली सरकार का तो खैर आप करोगे ही नहीं, क्योंकि वो तो खैर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आज की डेट में, उस वक्त तो हालांकि नहीं थी। फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप झूठ की दुकान चलाते तो आप झूठे हो ना। और बाकायदा संसद के पटल में ये जानकारी रखी गई थी कि टुकड़े टुकड़े नाम का कोई भी गैंग एग्जिस्ट नहीं करता। आरटीआई का जवाब मांगा गया था, आरटीआई के थ्रू गृह मंत्रालय से, गृह मंत्रालय ने भी ये जवाब दिया था कि आरटीआई नाम के अगेंस्ट कि कोई भी इस तरह का टुकड़े टुकड़े गैंग एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन सर, मनोज तिवारी का कहना है कि मैंने अपने क्षेत्र में उत्तर पूर्वी दिल्ली में 14,000 करोड़ लगाए हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली चमचमा रहा है। हाँ चमचमा रहा है थोड़ा सा। आप यहाँ से निकल के आप अभी ये वजीराबाद वाले रोड पे आप जाना,
और उस पर जाके देखना कितने आपको धूल के गुबार उठते हुए मिलेंगे। खादर के इस तरफ आप देखना कितनी अवैध पार्किंग मिलेंगी। अगर आपने 14,000 करोड़ रुपए लगाए हैं तो कहाँ है वो? भजनपुरा थाने के सामने से जो रोड जा रही है उस रोड की हालत आप जाके देखो क्या है। सांसद निधि वो इस्तेमाल नहीं हुई, विधायक निधि वो इस्तेमाल नहीं हुई। खैर एमसीडी का तो ये काम ही नहीं होता सड़क बनाना, उसका काम गलियाँ बनाना है। और भजनपुरा जो पेट्रोल पंप है उसके सामने से जो करावल नगर के लिए अंदर रोड जा रही है, पानी की टंकी के लिए जो रोड जा रही है, जोहरीपुर करावल नगर सादतपुर के लिए जो रोड जा रही है, उस रोड की हालत जाके देख लेना। कवर करते हुए जा रहे आप, थोड़ा सा कवर कर लेना उस रोड को, क्या हालत मिलेगी आपको उस रोड की। अगर आपने 14,000 करोड़ रुपए लगाए तो कहीं तो वो दिखते होंगे 14,000 करोड़ रुपए। इसी रामलीला मैदान की हम बात करते हैं, इसी में अभी जिसमें हमारी रैली हुई है डीडीए ग्राउंड की। डीडीए दिल्ली सरकार के अधीन आता है, एलजी साहब के अधीन आता है। एलजी साहब का सीधा दखल अंदाजी बीजेपी से लेने देना है उनका। इसी ग्राउंड की आप हालत देख लो, घास का नामो निशान नहीं है। उत्तर पूर्वी जिले में तो आता है ये भी। सांसद नीति से इसका भी काम करवा सकते थे आप, नहीं करवाया ना आपने। क्यों नहीं करवाया? पैसा कहाँ गया? वो कोई खर्चा नहीं करा आपने। मौज ली सिर्फ। लेकिन सर तो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच में कितना डिफरेंस रहने वाला है वोटों का, क्या क्या लगता है? कई लाख का डिफरेंस रहेगा जी। ऐसा नहीं है कि मनोज तिवारी जी को वोट नहीं मिलेंगे, वोट तो उन्हें जरूर मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज है कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों का मार्जिन लेके कन्हैया कुमार जीतेंगे। कन्हैया कुमार को लेकिन कह रहे हैं ना कि हारेंगे और बहुत बुरी हार हारेंगे। वो कह रहे हैं ना, उनके कहने से वो हार जाएंगे। पब्लिक तो हमें, वोट तो हम जैसे लोगों ने देना है। लोग तो वोट तो जनता ने देना है, वोट मनोज तिवारी ने थोड़ी डालना है। मनोज तिवारी अपना एक वोट डाल सकते हैं अगर उनका वहाँ पे घर हुआ तो। हालांकि शायद पता नहीं उनका घर का एड्रेस हुआ पूर्वांचल का होगा तो वो वोट भी नहीं डाल पाएंगे, और अगर होगा तो डाल देंगे। तो एक ही तो वोट डाल पाएंगे, 10-20 वोट और डलवा लेंगे। अल्टीमेटली वोट जनता ने देना है, और जनता जब तय कर चुकी है कि लाना कन्हैया कुमार को है तो कन्हैया कुमार ही आएंगे। लेकिन पूरा जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है, मनोज तिवारी कह रहे हैं मनोज हो रहा है वहाँ पर। हाँ, मनोज हो रहा है। मनोज बाय बाय, मनोज टाटा, हाथ आया टाटा, मनोज टाटा, देखो जाओ, नहीं तो रिंकिया के पापा जाओ, ये हिल रहा है पूरे। कहाँ जाएंगे रिंकी के पापा ऐसा अगर आप कह रहे हैं कि? वही अपनी पुरानी इंडस्ट्री में चोली के रसगुल्ले खाने, बियर पी के नाचे छमछम करने, वहीं जाएंगे और वहीं उन्हें जाना चाहिए। उनका हाल ही में एक गाना लॉन्च हुआ है, भगवान राम के ऊपर भी तो गाना बना उन्होंने। जी, अच्छे गाने भी बनाते हैं। अच्छे गाने बनाते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अच्छे बनाने चाहिए। आप एक सांसद हो, जनता के प्रतिनिधि भी हो, तो आपको यही काम करने चाहिए जो जनता के हित में हो, जो जनता के काम करें। रही बात, आप उन्होंने राम के नाम पे गाना बनाया, अच्छी बात है। राम के नाम पे दुनिया भर भजन बनाते हैं, तो सिर्फ एक इस वजह से उनकी एक 100 में से एक अच्छाई के उन्होंने राम के नाम पे गाना बना दिया, और उनकी 99 बुराई क्या हम भूल जाए? नहीं। क्या बुराई? कौन सी बुराई नहीं है? महिलाओं का कितना सम्मान करा उन्होंने, देखा आपने? चोली में रसगुल्ला, आगे से देवो पीछे डालो, आगे से देवो पीछे से देवो, कैसे कैसे गाने वो बनाते हैं। 2 साल पहले की आपको घटना याद होगी, उत्तर पूर्वी दिल्ली में यहाँ पे यमुना विहार में एक सभा हो रही थी, उसमें एक टीचर ने बोल दिया था, साहब एक गाना सुना दीजिए। कितनी बुरी तरह उन्होंने मंच पे उसको बेइज्जत करा था, बाकायदा उसको सस्पेंड करा दिया था टीचर को। रिस्पेक्ट होती है ना सांसद की, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे सर, आप एक तरफ तो कहते हो मैं कलाकार आइटम हूँ, कलाकार हूँ, जब उसी कलाकार से एक डिमांड करी जाती है तो क्या क्या दिक्कत होगी आपको? आप 2 बोल देते, या आप उन्हें आप रेस्पेक्टफुली कह सकते थे कि मैडम यहाँ पे हम बात करने आए, देश हित की गाने नहीं गा सकता। कितनी बुरी तरह उन्होंने उसे लड़ता था, और बाकायदा उसे सस्पेंड करा के ही माने। क्यों भाई? ऐसी क्या आपकी वो थी उनसे पर्सनल खुंदस थी? क्या मतलब था? आपसे कोई भी बात है, राहुल गांधी जी आते हैं, कोई और भी बड़े नेता आते हैं, अगर उनसे कुछ कह दिया जाता है तो जनता की बात मानते हैं वो। और अगर जिस प्रभु श्री राम की बात करते हैं कि श्री राम के हम अनुयायी हैं, हम श्री राम को मानने वाले हैं, उन श्री राम को भी तो देखो, जब उन्होंने राजकाज संभाला था, उनके राज में एक धोबी ने रात को, जब वो अपने नगर में अपनी वो भ्रमण कर रहे थे, एक धोबी की बात सुनकर उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा ले ली थी। धोबी ने अपनी पत्नी को कहा था कि मुझे नहीं पता तू रात भर कहाँ रह के आई है, मैं कोई राम थोड़ी कि तुझे अपने घर में रख लूँगा। उन्होंने उसी बात को तूल देते हुए, उसकी बात रखते हुए अपनी सीता माता की अग्नि परीक्षा ली थी ना। फिर तो जनता ने अगर उनसे कह दिया कि एक गाना सुना दो तो क्या गुनाह कर दिया था? बात रखनी चाहिए थी ना जनता की। उसी जनता ने आपको वोट भी दिया है, बस। अच्छा, आपने अभी टीवी वगैरह से अपडेट रहते हैं, ट्विटर वगैरह सब चलाते हैं। अभी आपने संबित पात्रा का बयान देखा होगा कि मोदी जी के भक्त भगवान हैं। वही तो मैं बात कह रहा हूँ, नाश मनुज पर छाता है जब पहले विवेक मर जाता है। बस इन्हीं 3 लाइन, दो लाइनों में सारा सार छुपा हुआ है। जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो विवेक इनका सबका मरना शुरू हो गया। उधर संबित पात्रा का विवेक मर गया, इधर हमारे मोदी जी आए बाएँ छाएँ अंट कुछ भी बक रहे हैं। क्या सर, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने? मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ, मैं तो अवतरित हुआ हूँ। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो यार तुम? कहाँ किससे जोड़ रहे हो अपने आप को? क्या बातें करने चाह रहे हो आप? क्या दिखाना चाह रहे हो? इसी तरह से कभी मुसोलिनी ने भी कहा था, इसी तरह से कभी हिटलर ने भी कहा था, इसी तरह से कभी नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि हम पैदा नहीं हुए, हम तो अवतरित हुए हैं। क्या अशर हुआ उनका? वही अशर अब सामने आ गया, होने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन जनता तो प्यार कर रही है ना मोदी जी को, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा कर रही है।
हाँ, कौन सी जनता करती है मोदी जी की गारंटी पे भरोसी? जो उनकी पार्टी के बलात्कारी हैं, दुराचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करते हैं। उन्हें पता है हम बलात्कार कर लें, मोदी जी अपनी पीठ पीछे हमें खड़े कर लेंगे, उसके बाद ना हमारे पास पुलिस आएगी, ना सीबीआई आएगी, ना कोई और इंक्वायरी आएगी, ना ईडी आएगी। भ्रष्टाचार करने के बाद अजीत पवार जैसे, छगन भुजबल जैसे, शुभेंदु अधिकारी जैसे, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करते हैं, मोदी जी की पार्टी में आके शामिल हो जाते हैं। उसके बाद मोदी जी की गारंटी चालू हो जाती है, बेटा अब तुम मेरी पार्टी में आ गए, मेरी पीठ पीछे खड़े हो गए, अब ना तो ईडी तुम्हारे पास आएगी, ना सीबीआई तुम्हारे पास आएगी, ना आईटी अधिकारी तुम्हारे पास आएंगे, ना कोई और एजेंसी तुम्हारे पास अब आएगी। सीधी सी बात है, मोदी जी की गारंटी ये काम करती। मोदी जी की गारंटी जनता के लिए काम नहीं करती। अच्छा सर, ये बताइए, कन्हैया कुमार के पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, उनको दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता चुनती है, पछताया तो नहीं, पछताएगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं जी। एक्सपीरियंस किस चीज़ से आप मानते हो? सांसद का एक्सपीरियंस, काम करने का एक्सपीरियंस। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं आप ही को एक छोटा सा सवाल पलटवार करता हूँ। आप पत्रकार हो, आपने शुरुआत करी थी, पहले दिन किसी ना किसी का इंटरव्यू लिया होगा ना, उसके बाद ही आपको एक्सपीरियंस हुआ ना। आप किसी भी नौकरी पे जाते हो, पहले दिन जाके ज्वाइन करते हो, फ्रेशर होते हो, तभी आपके पास एक्सपीरियंस आता है ना। और रही बात जनता के सवाल, एक्सपीरियंस लेना तो निर्दलीय लड़िए ना, क्या? ऐसे कैसे निर्दलीय लड़ लेंगे? निर्दलीय लड़ लेंगे तो एक्सपीरियंस लेने का क्या मतलब होता है? आप जनता को समझते हो, आप जनता की तकलीफें समझते हो, तो एक्सपीरियंस आपके पास आ ही गया। मैं देखता हूँ, मैं जाते हुए जनता की तकलीफें समझता हूँ, मैं जनता को देखता हूँ। जब मैं चांदनी चौक जाता हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ इस कोने से लेकर उस कोने तक, फतेहपुरी मस्जिद तक सारे बेचारे रिक्शे वाले गरीब आदमी खड़े होते हैं। मैं उनकी दुख तकलीफ देखता हूँ, तभी तो मैं उनके बारे में बात कर पाता हूँ। तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि मैं खुद रिक्शा चलाऊँ? मैं उनको देख के भी तो समझ सकता हूँ। पीर यहाँ से समझ में आती है, यहाँ से समझ में आती है, बस वो काफ़ी है उसके लिए। लेकिन वो तो हारे हुए नेता है ना, बिहार से हार के यहाँ। और सबसे चलिए पहले तो बताइए, बाहरी भी हैं वो, बाहरी का भी टैग दिया गया है उनको। अच्छा चलिए, बाहरी का टैग दिया गया है, मान लेते हैं। तो पहली बात, बाहरी तो मनोज तिवारी भी हैं, बाहरी तो हमारे मोदी जी भी हैं। मोदी जी का गृह स्थान तो गुजरात है, गुजरात छोड़ के वाराणसी के चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों चुनाव लड़ रहे हैं फिर वो? बाहरी तो फिर सारे ही हुए। अगर संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है, 543 लोकसभा सीटें, कोई भी कहीं से भी जाके लड़ सकता है, तो बाहरी होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर एक भारतीय है तो वो भारतीय है, बात खत्म बस। चाहे वो कश्मीर में रहता हो, चाहे वो कन्याकुमारी में रहता हो, चाहे वो मणिपुर में रहता हो, चाहे वो मुंबई में रहता हो, भारतीय तो भारतीय है। भारतीयों को बाहरी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रही बात भारतीय बाहरी होने की, तो अपनी पार्टी में जरा झांक के देख लो कौन कौन से बाहरी हैं। इससे पहले के जो सांसद थे, आपने चांदनी चौक से उनको सीट दी थी। चांदनी चौक की मैं बात करूँ, अगर हर्षवर्धन थे, रहते तो हमारे कृष्णानगर थे, पूर्वी दिल्ली में रहते थे, तो चांदनी चौक के लिए तो बाहरी हो गए या नहीं हुए? सीधी सी बात है। अगर इसी से आप पैरामीटर पे देखोगे तो सारे के सारे कैंडिडेट आपको बाहरी मिलेंगे। गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, गुजरात में जाके वापस चुनाव लड़ रहे हैं, सारे दिन यहाँ दिल्ली में रहते हैं। तो अब वो जब 5 साल अपने यहाँ बिता रहे हैं, 5 साल दिल्ली में बिता रहे हैं, और अब चुनाव के टाइम वो अपने वहाँ जाने, तो वहाँ के लिए बाहरी नहीं हो गए। हर कोई इस तरह से तो बाहरी है, बाहरी की बात करी जाए तो। लेकिन बाहरी के लिए मैंने आपसे सवाल ये इसलिए करा क्योंकि अरविंद सिंह लवली उनसे अच्छे नेता, कद्दावर नेता माने जा रहे थे, और कहाँ कन्हैया को टिकट दे दिया कांग्रेस ने। देखिए जी, दो चीज़ें होती हैं। जनता के अपनों को रुठवा रहे हैं, अपने रूट के जा रहे हैं। उनके रूट के जाने से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। और दूसरी चीज़, जो चले गए उनके लिए मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब उनकी जो भी मजबूरी थी। रही बात अरविंदर सिंह लवली जी की, लवली जी का मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ तो पिछले 5 सालों में उन्होंने, जब से हमारी सत्ता नहीं है, किसी तरह उन्हें कहीं किसी धरने में नहीं देखा, किसी प्रदर्शन में नहीं देखा, उन्हें बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाते नहीं देखा। उससे पहले बाकायदा 2017 में तो बीजेपी में चले भी गए थे, 1 साल वो वहाँ रहे, उन्हें कोई इज्जत नहीं मिली, कोई नहीं, फिर वो वापस कांग्रेस में आ गए। अब वो फिर वो देख रहे हैं कि मैं एंड टाइम पे आओ, आप जनता के लिए आवाज़ मत उठाओ, उनके लिए संघर्ष मत करो, और एंड टाइम पे आपको चुनाव का टिकट थमा दिया जाए। ऐसा कैसे चलेगा साहब? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो जनता के लिए आवाज़ उठा रहा है, जो जनता के लिए मुखर है, टिकट उसी को मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। अच्छा सर, अभी देखा जा रहा है कि अभी केजरीवाल साहब ने कहा है कि मोदी जी जो वोट मांग रहे हैं वो अमित शाह जी के लिए मांग रहे हैं। क्या लग रहा है, कितना सहमत है इसकी? ये सहमत है, उन्होंने ये बात रखी थी। उसके लिए जो मोदी जी का अपना बयान बनाया हुआ नियम है कि 75 साल रिटायरमेंट की उम्र है। अगर आप 75 साल के हो जाओगे तो आपको सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। मोदी जी का जन्म जो माना जाता है 1950 का माना जाता है, तो 74 साल के तो लगभग वो ही जाएंगे इस बार सितंबर में। अगले साल वो 75 के हो रहे हैं, तो अगर वो उसी फार्मूले पे चलेंगे तो रिटायरमेंट लेंगे। तो इसलिए केजरीवाल साहब ने इस प्रेडिक्शन को अंजाम दिया है कि वो केजरीवाल जो है उन्होंने अपने अमित शाह जी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं, क्योंकि 75 साल होती है वो रिटायर होंगे। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, वो रिटायर तो अभी 4 जून को ही हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं, 5 साल और के लिए। अरे सर, मैं पूरी बात तो सुन लीजिए, वो तो रिटायर अभी 4 जून को ही हो रहे हैं। मोदी जी अभी 4 जून को ही रिटायर हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, मोदी जी टाटा बाय बाय, दैट्स ऑल। अच्छा, अभी तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मोदी जी 4 जून के बाद बेड रेस्ट पे जाने वाले हैं। ये तेजस्वी यादव ने कहा है, लेकिन मोदी जी ने पलटवार करते हुए बोलता है कि मैं नहीं चाहता कोई देश का एक भी इंसान बेड रेस्ट पे जाए। कितनी गलत बात है, मोदी जी को बेड रेस्ट पे जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं वो। आपने मोदी जी के पिछले दिनों के कुछ बयान देखे? क्या हालत है मोदी जी की, क्या बोल रहे हैं वो?
जामिया विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत नहीं, जामिया मिलिया इस्लाम भूल ही गए क्या बोलना था, इस्लामिया बोलना था उसने, इस्माइलिया क्या बोल रहे हैं, तमिलनाडु को तमिलनाडु नहीं उनसे बोला जा रहा, क्या बात कर रहे हैं वो, हकला गए तुतला गए, बौखलाहट हो गई उनकी, तो उम्र हावी हो गई है उनके ऊपर, उम्र हावी हो गई, इसलिए जबान तो सर आपकी भी फिसल जाती है, मोदी जी की फिसल गई होगी जबान कभी? भाई साहब मैं नेता थोड़ी हूँ, मेरी जबान तो 50 बार फिसल जाएगी, मेरा क्या फर्क पड़ेगा, क्या मैं नेता हूँ, क्या मैं सांसद हूँ, क्या मैं निगम पार्षद हूँ, मैं तो एक आम जनता हूँ, मेरी जबान तो 50 बार फिसलेगी। एक आम मैं इंसान की बात नेता जो होता है वो लगातार लोगों के लिए पैरामीटर तैयार करता है। एक नेता को सुनने के लिए आज यहाँ इतनी भीड़ उपस्थित किस लिए हुई थी, अपने एक नेता को सुनने के लिए उपस्थित हुई थी, मुझे सुनने के लिए थोड़ी आई थी। मेरी जबान तो 4 बार फिसलेगी, मुझे क्या फर्क पड़ेगा साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार फिसले 40 बार फिसले, मैं हूँ आम जनता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक नेता जो होता है उसे हर शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए। एक एक नेता की एक एक आवाज़ पे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सिर्फ एक लाइन थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, क्या नतीजा निकला, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, लोगों ने अपने गहने दान कर दिए, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को तनख्वाह मिले, उनको रसद मिले, उनको खाना पानी मिले, उनको वर्दी मिले, उनको हथियार मिले, एक नारा ही था ना। मैं आज कहूँ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अभी 2 मिनट में ये सारे लोग मुझे खड़े होकर सुन रहे हैं, 2 मिनट बाद अबे यार कहाँ हमारे साथ खून मांग रहा है यार, कहाँ क्या, मेरी बात का नहीं असर पड़ेगा भाई, मैं जनता हूँ। लेकिन नेता की बात का असर जाता है, दूर दूर तक असर जाता है, एक एक चीज़ का असर जाता है। हम विकसित भारत बनाएंगे, बिल्कुल हमें खुशी होती है, आप विकसित भारत बनाओ, लेकिन उस विकसित भारत का रोड मैप तो दो। आप विकसित भारत कैसे बना रहे हो, मटन रोड मैप देंगे ना, टाइम मटन मछली मुस्लिम, आप मछली खा रहे हो, इससे आप रोड, आप भाई कुछ भी खाओ, किसी को किसी से क्या लेना देना। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता, कोई खाता है मुझे कोई आपत्ति नहीं, भाई तू खाता है मुझे कैसे बात, चिढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात थोड़ी चिढ़ाना किसी को, क्या चिढ़ाना भाई साहब, इस चीज़ से क्या चिढ़ाना। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी मिक्स है, सीलमपुर जाफराबाद वाला रोड है, लगातार इस रोड पे आपने देखा होगा मुर्गा मछली की सारी दुकानें हैं, हिंदू आबादी भी रहती, मुस्लिम भी रहती, क्या वो दुकान खोलना बंद कर दें अपनी, और हिंदू भी जाके खाते हैं मुस्लिम भी खाते हैं, कौन किसको चिढ़ाता है। अगर चिढ़ाने की बात आती है, सरकार चिढ़ाती है, चिढ़ाने की बात आती है तो जब रमज़ान आते हैं, रमजान में 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं, सुबह 6 बजे से 4 बजे से सहरी शुरू होते ही और रात तक शाम तक जब तक सूर्य नहीं डूबता रोजा होता है, लेकिन उनको खाना नहीं दिखाना चाहिए ना। आपके मैंने मुस्लिम इलाकों में जाके देखा कि जहाँ पे जो रेस्टोरेंट होते हैं उनमें बाकायदा पर्दा डाल दिया जाता है, उसे चिढ़ाना नहीं कहते ना। लेकिन हिंदू जो होते हैं उनके खुले होते हैं ना, कोई नहीं कि ना उन्हें आपत्ति हो तो ना उन्हें आपत्ति, जो धर्म को जैसे मानता है वो वैसे ही तो काम करेगा, इसमें चिढ़ाने वाली बात कहाँ से आ गई। अगर आप मछली खाते हो तो खाते हो, नहीं खाते तो नहीं खाते, बात खत्म हो गई, दैट्स ऑल, इसमें चिढ़ाने वाली बात कहाँ होगी। और अगर मछली की बात करी जाए तो हमारे उत्तर भारत में नॉनवेज नहीं खाया जाता नवरात्र के दिनों में, बंगाल में बाकायदा मछली का भोग लगता है, चिकन का भोग लगता है, दुर्गा पूजा के पंडालों में बाकायदा इन चीज़ों के नॉनवेज के स्टॉल लगते हैं और दुर्गा माता को बाकायदा भोग लगाया जाता है। तो उसमें आप क्या करोगे, बंगाली ब्राह्मण जो होते हैं सारे खाते हैं, मैथिली ब्राह्मण होते हैं सारे खाते हैं, कौन रोकता है उन्हें खाने से, कुछ नहीं। खाने पीने की चीज़ों से देश की दशा निर्धारित नहीं होती, देश की दशा निर्धारित होती है, दिशा निर्धारित होती है। आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या योगदान कर रहे हो, आप आने वाली पीढ़ी को रोजगार कैसे प्रोवाइड कराओगे, आप उसे शिक्षा कैसे दे पाओगे, आप उसे स्वास्थ्य कैसे दे पाओगे। कोई भी क्या खाए पिए इससे हमें क्या लेना देना, आप अपने घर में खाओ, बाहर खाओ, कहीं भी कुछ करो, क्या लेना देना हमें इस चीज़ से। ये मुद्दे नहीं होने चाहिए, राष्ट्रहित के मुद्दे नहीं है ये। अच्छा सर, जितने चुनाव चरण अभी खत्म हो चुके हैं, 5 चरण का चुनाव पूरा हो गया है, इसका समीकरण क्या निकल के आ रहा है, क्या आपके पास अपडेट है, तथ्यों पे बात करते हैं तो क्या तथ्य आपके पास अभी अवेलेबल है? देखिए जी, जो इनके एक 400 पार के नारे की हवा थी वो तो इनके दूसरे चरण में ही निकल गई। इनका एक बड़ा प्रिय अखबार है पंजाब केसरी, बाकायदा उसने फ्रंट पेज पे खबर छापी थी, बाकायदा 2 चरणों के चुनाव के बाद ही इनकी सीटों का जो आकलन उसने कर दिया था, पहले फ्रंट पेज की खबर है ये, और 2 चरणों के चुनाव के बाद की ये खबर छाप दी। ये 2 चरणों के चुनाव की इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, फिलहाल उन्होंने कम प्रेडिक्शन दिखाई थी, क्योंकि चहेता अखबार है। इसके बाकायदा संपादक थे, करनाल से उनको सांसदी का टिकट भी दिया गया था, अश्विनी चोपड़ा, तो इनसे कोई उम्मीद रखना बेकार होता है कि बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे। उसके बावजूद इनकी खबर क्या है, भाजपा 296 299 400 पार के दावे के बाद दूसरे चरण के बाद ही निकल गई थी। अब 3 चरण और हो चुके हैं, इसमें से कम 100 सीटें और घट चुकी हैं। हार्डली मुश्किल से ये आके टिकेंगे 150 पौने 200 180 190 पे सीटें आके टिकेंगी। इंडिया गठबंधन 300 प्लस सीटें लेके सरकार बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन सर वो तो ये बोल रहे हैं ना कि इंडिया गठबंधन की सरकार दूर दूर तक नहीं है, और इवन दिल्ली की 7 सीटों पर हम फिर तो हमारे सर पे दिल्ली की 7 सीटों का ताज सजने वाला है। दिल्ली की 7 सीटों पे ताज सजने वाला होता, दिल्ली की जनता इनको इतना पसंद करती तो 2020 में इनको 62 सीटें देके क्यों जिताती आम आदमी पार्टी को, और बीजेपी के खाते में मात्र 8 सीटें। उसके बाद पिछले साल नगर निगम के चुनाव हुए, नगर निगम में इन्होंने दिल्ली की जनता ने क्या हाल करा इनका सब ने देखा। मेयर बनाने के लिए सबसे पहले तो इन्होंने नगर निगम के चुनाव टाले 6 महीने तक कि किसी तरह से हमारी हवा बन जाए, हम नगर निगम जीत जाएँ। नहीं जीत पाए, अल्टीमेटली जब चारों तरफ से प्रेशर पड़ा इन्होंने चुनाव करने की घोषणा करी, चुनाव जीत गए, आम आदमी पार्टी बहुमत में आ गई,
4 महीने तक मेयर का चुनाव लटकाए रखा, कभी एल्डरमैन का पेज फंसा के, कभी किसी का पेज फंसा के, नहीं बना पाए। कोर्ट की दखलंदाजी के बाद मेयर का चुनाव हुआ। अब दूसरे मेयर का, इस साल का जो मेयर का टर्म होना था, उसमें इन्होंने फिर अपनी दखलंदाजी कर दी। इन्हें साफ दिख रहा है कि हम सरकार नहीं बना सकते। तो जब नीचे से शुरू होता है ना, नगर निगम में इनको वोट नहीं मिल रहे, विधानसभा में इनको वोट नहीं मिल रहे, तो लोकसभा में वोट किस बात पे मिलेंगे? 2019 में इनको वोट मिल गए थे, फर्जी राष्ट्रवाद का सहारा लेने की वजह से इनको 2019 में लोगों ने सर आंखों पर बिठा लिया था, जो एक वो पुलवामा अटैक हुआ था, जिसका इन्होंने बाकायदा कैश करा था। और उसके बाद सारी जनता को एहसास हो गया कि हमने गलत वोट इनको दे दिया है। पुलवामा एक सोची समझी साजिश थी, 40 जवानों को हमारे शहीद करा दिया गया था। हमारे देश की ऑन एन एवरेज अगर मान के चली जाए तो करीब करीब आज 140 करोड़ आबादी है, और हमारे जो सेना बल है लगभग 14 लाख है, यानी हर 1000 आदमी के ऊपर एक सैनिक रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमारे 40 जवान शहीद हुए, इसका मतलब हमारे 40,000 लोग शहीद हुए। तो ये जनता ने समझ लिया, तो इस वजह से अब इस बार इनको वोट नहीं। तो समझा था ना 19 में कि बालाकोट स्ट्राइक करी, जिसके बाद मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिली थी, और वही मैं कह रहा हूँ, इसको इन्होंने कैश कराया था, दिखा दिया था। राष्ट्र प्रेम की धारा ऐसी बहा दी कि लोग उसमें डूब गए थे, और उसके बाद इन्होंने ले लिया, दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अल्टीमेटली खत्म हो गया। दिल्ली में 2020 में चुनाव हुए थे, 19 के बाद 20 में चुनाव हुए थे। दिल्ली की जनता ने इनको इनकी औकात दिखा दी। 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी ना, बस एक ही साल में सारा का सारा भ्रम टूट गया। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। संजय राउत कह रहे हैं, जो आरएसएस के सॉरी जो शिवसेना के बड़े नेता हैं संजय राउत, वो कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद इन सबके भाजपाइयों के सब पासपोर्ट जब्त कर लो, ये भागेंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी सबकी झोला उठा के भागने की तैयारी हो चुकी है, सबके झोले पैक हो चुके हैं। बौखलाट साहब के सब नेताओं के आप देख लो, सबके इनके घमंड इतने चढ़ चुके हैं कि इनका जो वहाँ से वो बोल रहे हैं कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। आपने इनका ये बयान सुना होगा, मोदी जी बयान दे रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुआ, मैं तो अवतरित हुआ हूँ। इनके कहाँ जाने हैं घमंड? तो लेकिन बहुत बड़ा बयान है जेपी नड्डा का, वो कह रहे हैं हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी पार्टी हम बन गए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, घमंड जब सिर पर चढ़ता है तो इसी तरह के बयानबाजियाँ निकलती हैं। मैंने एक बार अभी पहले भी बोला था, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इनके विवेक मर चुके हैं। आरएसएस इनकी पेरेंटल पार्टी थी, बीजेपी को खड़ा करने में आरएसएस का सबसे बड़ा योगदान था, और आज ये उसी आरएसएस को आंखें दिखा रहे हैं। तो क्या इनको वोट मिलेंगे? आरएसएस को आंखें क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आरएसएस की इंटरनल सर्वे में इनको 160 से 180 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। आरएसएस ने जो अपना सर्वे कराया, ज़मीनी ग्राउंड पे सर्वे कराया, उसमें 180 सीट पार करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। तो ये इनको बुरा लग चुका है। अब उनको पड़ चुकी है चाटुकारिता की आदत, कि जो मोदी मोदी करेगा, जो मोदी जी की बात करेगा, जो मोदी मोदी करेगा, वही इनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर वो कोई मोदी जी को आईना दिखाएगा तो वो इनका देशद्रोही है, दुश्मन है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, जवान हो, कोई भी हो, किसी भी किस्म का आदमी हो। अब वो चाहे इनकी आरएसएस हो, आरएसएस ने इनको आईना दिखा दिया। आरएसएस ने, हकीकत है, अगले 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं। आरएसएस ने अपना जलसा मनाने के लिए इनकार कर दिया कि हम अपनी सेंचुरी नहीं मनाएंगे। उन्हें पता है कि हम रहने वाले ही नहीं है, तो सेंचुरी मना के क्या करेंगे। ऐसा हमसे पूछो, थोड़ी सी बात पूछ लो। नहीं, आप पूछ रहे थे ना, भाई साहब देखा था कि लोकसभा चुनाव में, अब इसे कटाक्ष मत लेना, मैं एक न्यूट्रल राय बता रहा हूँ कि इसमें लोकसभा चुनाव में 2019 में ये हिंदू मुस्लिम करके एजेंडा आ गया। केजरीवाल जी 20 सीट लिख कर देते थे, एबीपी न्यूज़ पर, सारे न्यूज़ चैनल पर क्लिपिंग थी कि 20 सीट आएंगी, मैं लिख कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में नगर निगम में 104 सीटें आई, शायद आपको पता हो। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मेयर के चुनाव के लिए कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब किसी पार्टी की हवा ना हो, 15 साल से वो पार्टी काबिज और उसकी 104 सीटें नगर निगम के चुनाव में आए, दैट मीन्स इट इज़ विक्ट्री नॉट। बात बताइए कि लोकसभा चुनाव में ये, मुझे सर मैं समझ गया आपकी बात, मुझे बताइए लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है दिल्ली की 7 सीट? देखिए, बिल्कुल सही कही पंजाब केसरी ने जो खबर छापी है, 299 से 300, 400 बार तो नहीं होता। आप 300 पार आ रही है बीजेपी। सुन तो लो, 400 पार तो नहीं होता है, बिल्कुल सच बात है, लेकिन 300 प्लस सीटें आ जाएंगी। ये आपको भी समझ में आना चाहिए। मोदी जी के कुछ काम धाम पता है? हाँ, बहुत पता है। 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, आप अगर 100 स्मार्ट सिटी। सर सुन लीजिए पहले मेरी बात। अरे सर, आपकी भी सुनूंगा पूरी, आपकी भी सुनूंगा पूरी। मुझे काम बता रहा हूँ ना, 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, जिसमें कि दिल्ली से लेकर सहारनपुर एक स्मार्ट सिटी है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, सहारनपुर स्मार्ट सिटी है, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, आगरा स्मार्ट सिटी है, और ऐसी 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो 2035 तक कंप्लीट किए जाएंगे। उसके बाद दूसरा काम आप सोचिए, हमारी कितने ट्रिलियन की जीडीपी है, आप बताइए। अच्छा, ये सर सुनिए, सर सुन तो लीजिए आप मेरी बात। आप सर, मैं आपके काम भी सुन। अरे सर, आप सुनिए ना पहले मेरी बात। सर आप सुनिए, पेशेंस रखिए, सुनिए, पेशेंस रखिए। ये मुझे अच्छा, ये अरे सुनिए तो सही सर। आप ये बताइए, मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा कब किया था? किसमें? मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने 14 का, अगर आप स्मार्ट सिटी बनाने का वादा कब किया? 2014 का। अगर आप पत्रकारिता करते हो, बोलने देते भाई, पत्रकारिता करते हो कि अभी स्मार्ट सिटी, इंटरनेट पे खोलो, मैं खोल के दिखाऊं तुम्हें, इंटरनेट पे खोलो, 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आएंगे, आपके पास 100 शहर होंगे जिसमें स्मार्ट सिटी डेवलप की जा रही है। दूसरा काम देखिए, आप दिल्ली से मेरठ जाने में
दिल्ली में, हाँ काम बता रहा हूँ ना, दिल्ली से मेरठ जाने में 3 घंटे लगते थे, और रैपिड रेल आप गाजियाबाद से पकड़ लो, मोदी नगर पहुंच जाओगे 45 मिनट में। दूसरा, 100 हाईवे प्रोजेक्टेड है, 45 लाख जो है करोड़ रुपए अभी NHAI को हैंडओवर किया गया। अभी नितिन गडकरी जी आगे वादा करके गए, आपको बता दें। और आपको जानकारी है ना कि 4 ट्रिलियन की GDP, और 4 ट्रिलियन की GDP का मतलब आप समझते हैं? GDP की फुल फॉर्म मैं नहीं समझता। मैं बता रहा हूँ, GDP होती है, GDP इज दी टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द मेन बाउंड्री ऑफ द कंट्री। यानी कि एक राज्य में, एक स्टेट में, एक इंडिया में, सुनिए, एक इंडिया में सर्विसेज एंड, नहीं योजना, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ भाई, न्यूट्रल बात कर रहा हूँ यार, न्यूट्रल पूछो ना, बोल ही नहीं रहे यार। जब आपको एक पक्ष की बात सुननी है तो मैं चला जाता हूँ भाई। बोलिए भाई योजना नहीं कह रहा मैं, योजना नहीं कह रहा। आप समझिए 7.8 की रेट से GDP इस समय बढ़ गई है। और GDP का मतलब मैं आपको भी समझा दूं, लोगों को भी समझा दूं, GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि या किसी देश की फाइनेंशियल ईयर की सर्विसेज में अगर उसकी वैल्यू जो है पूरे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट की इतनी 45 लाख करोड़ की वैल्यू अगर पहुंच गई है 7.8% की, तो वैल्यू पूरी एस्टिमेट करके GDP का आकलन लगाया जाता है। सुनिए GDP का आकलन लगाया जाता है, वो 7.8% की हो गई। अब आप सवाल करो। अच्छा ये बताइए, कर्जा वर्जा पता है कुछ देश पे कर्जा होता है नहीं होता? कर्जा कैसे होता है आप बताओ? ये देश पे कर्जा नहीं है ना? पता नहीं मुझे तो कर्जा कैसे होता है, आप बताओ, कर्जा कैसे होता है आप बताओ। देश पे नहीं मैं बता रहा हूँ, देश पे कर्जा 1 रुपए का भी नहीं। आपको ये आपकी जानकारी नहीं है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कर्जा कैसे होता है। अच्छा कितना कर्जा ये बता देना। अरे यार ये आंकड़े तुम्हें कैग से दिए हैं क्या? सेंट्रल जो कैग होता है, आप थोड़ा पीछे करो ना, मोदी जी ने पीछे, थोड़ा पीछे तो करो। मोदी जी ने दिए। अरे आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है सर, आपको बता दूं मैं। कैग जो है ये ऑडिट करता है किसकी? फॉरेक्स रिजर्व की। फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार। कर्जा आप कह रहे हो कर्जा बढ़ रहा है। हर एक सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल रेवेन्यू होता है। अभी आपको पत्रकारों से पाला ही नहीं पड़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रेवेन्यू। सुनो, नहीं मैं पत्रकार नहीं हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट पढ़ के आओ, जब आपको पता लगेगा कर्जा है नहीं है। ठीक है, कितना कर्जा ये कर्जा वर्जा नहीं होता ऐसे। हर सरकार की क्या होता है, हर सरकार की पॉलिसी होती है। दिल्ली पे कर्जा, बात ऐसी कर रहे हैं, आपको लोग हंसेंगे, जो देख रहे हैं वो भी देखने दो ना क्या कर्जा है। फॉरेक्स, आप सुनो तो सही, फॉरेक्स रिजर्व कितना है देश का? 5 लाख करोड़ विदेशी कर्जा है, वो कर्ज ही नहीं है। आपके पास कैग की रिपोर्ट है मैं सुनिए, नहीं छोड़ दिए सर, 1 रुपया भी देश पे कर्जा नहीं है मैम सर, 1 रुपया भी। सर सुनिए सर मेरी बात सुनिए, देश, मैं बता रहा हूँ सर, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, देश 1 रुपया कर्जा नहीं है, देश पे 1 रुपया कर्जा नहीं है, मैं मान रहा हूँ सर, मैं मान रहा हूँ। अरे सर 1 रुपया कर्जा नहीं, मैं मान रहा हूँ। सुन तो लीजिए, नहीं सुनिए, नहीं सर सुन तो लीजिए, मैं बताता रहा हूँ, देश पे कर्जा भी नहीं है। अरे सर आप सुन तो लीजिए, कर्जे की डेफिनेशन अच्छा समझो। कर्जा नहीं है, भुखमरी की बताइए, भुखमरी की क्या ग्लोबल इंडेक्स? हाँ क्या, अरे बोलने दो क्या? अच्छा भुखमरी भी नहीं है किस में भुखमरी? तो है 105 नंबर पर इंडियन ग्लोबल 100 इंडेक्स में इंडिया है। मैं जानता हूँ इस बात को। क्या 105 पे? हाँ 105 111 पे। यार कल की आप नहीं सर 105 पे है, ये भी मानूंगा 100। अरे सर्च मारो यार, क्या मारो, हंसने से क्या होगा? सर्च मार लो ना, अब सर्च मार लो। अरे कुछ नहीं, बेकार की सही बात बताइए। आपको ये सब चीजें दिख रही हैं। आप जरा अभी हाईवे पे जाओ गाड़ी लेके, आप ही कहोगे पैनिक नहीं, पिकनिक। फ्री में जाऊंगा क्या सर, ये बताइए सर, फ्री में जाऊंगा या टोल देके जाऊंगा? किसमें टोल देके जाओगे और कैसे जाओगे? फिर का क्या मतलब है? टोल पहले नहीं था क्या? नहीं सुनिए, अब इन्होंने बात करी कि हाईवे पे गाड़ी लेके जाओगे। पहली चीज तो आपको हाईवे पे ले जाने के लिए पहले तो गाड़ी चाहिए। 2 व्हीलर उस पर अलाउड नहीं, 3 व्हीलर उस पर अलाउड नहीं, कोई और दूसरी गाड़ी उस पर अलाउड नहीं होती। दूसरी चीज उस पर जाएगा कौन? जो ऑलरेडी समर्थ है, जो आम आदमी है, जिसके पास अगर 4 व्हीलर, ऐसा कुछ नहीं। लॉ जी कर लो बात। बात बताइए, सुनिए सर मेरी बात सुनिए सर। अच्छा सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए। आप न्यूज देखते हैं? न्यूज देखते? नहीं मैं नहीं देखता। हाईवे मैं बता दूं आपको, न्यूज नहीं देखते, मैं बता दूं। एक अटल सेतु हाईवे बना है, ठीक है, मुंबई में बना है। उसका टोल पता है कितना है आपको? 12,500 टोल है। और एक स्विफ्ट की गाड़ी का टोल पता है कितना? रेगुलर जाने वाले का होगा भैया, रेगुलर जाने के लिए 12,500 रुपए महीने का कमर्शियल एक्टिविटी करता होगा। ये आप लोग आंकड़े दिखा रहे हो ना। जो आम आदमी पार्टी का टोल कितने रुपए का? आम आदमी का टोल 50 रुपए का टोल लगता है यहाँ से फरीदाबाद जाने में। अरे जाके देखो ना फरीदाबाद, 50 रुपए का टोल भी नहीं लगता यार। कैसी बात कर रहे हो? किसी मिस इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो।
आप जाओ ना, बोखलाने की क्या बात है? जान तो 75 है। 50 रुपए का टोल भी नहीं लगता। गाड़ी का उसपे कैसी बात कर रहे हो? 75 रुपए टोल है। अच्छा, आपने एक रोड का ही काम गिनवाया, उसके अलावा तो नहीं कुछ। चलिए रोड पे आता हूँ, सुनिए रोड, सुनिए। अरे सर, बुलेट ट्रेन सुनिए, अरे बुलेट ट्रेन आ गई है, बुलेट ट्रेन भी आ गई, रुक जाओ सर, सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए सही, मेरी बात सुनिए आप। नहीं सुनिए, जितने भी रोड के रिबन कटे हैं वो नितिन गडकरी ने काटे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कौन काटे है वो? है तो रोड किसने बना? मंत्री है वो, तो सड़क राज्य मंत्री है नहीं वो? तो सड़क किसने नहीं है वो? या कोई और काटेगा? तुम और मैं जाके काटेंगे? कोई और भी तो काटेगा। कौन काटेगा बताइए? यार मंत्री काटेगा, जो जिस डिपार्टमेंट में। मंत्री नहीं काट रहा है ना, प्रधानमंत्री मोदी काट। या आपका कोई राहुल गांधी काटेगा? कौन काटेगा बताओ? तो मोदी जी काटेगा। अब आप सुनने को तैयार नहीं हो, आप मोदी जी की बातें सुनने। यार मोदी को काटेगा, तो मोदी जी तो काट रहे हैं। जो जिस राज्य का मंत्री होगा वही तो काटेगा। सड़क और परिवहन मंत्री है वही तो काटेगा। इनसे पूछो अंधभक्तों, अभी आपको अंधभक्त इनसे पूछ लो ना। अंधभक्तों से बहस नहीं करना चाहिए। हमारे केजरीवाल जी ने कहा है जहाँ अंधभक्त दिखे वहाँ हाथ जोड़ो और हाथ जोड़कर चले जाओ। ये अंधभक्त हैं। तबाह होते तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अच्छे दिन आएंगे जब राहुल गांधी जी आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी अपने घर जाने वाले हैं बस्ता उठा के।